एक प्रश्न है, बिंदु 2 8 से परवलय y स्क्वायर बराबर 8x पर खींचे गए 3 अभिलंबों के पादों यानी उनके जो फुट हैं उनके y कोऑर्डिनेट्स का समांतर माध्य हमें बताना है। मतलब कि y स्क्वायर बराबर 8x पर बिंदु 2 8 स्थित है और उस 2 8 बिंदु पर हम बिंदु 2 8 जो है वो कोई भी हमारे पास बिंदु है और उससे हमने परवलय y स्क्वायर बराबर 8x पर 3 अभिलंब खींचे, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट से किसी परवलय पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। तो उन अभिलंबों के जो परवलय पर कटान बिंदु आएंगे उन्हें हम बोलेंगे उसके फुट, और उनके जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनका हमें एरिथमेटिक मीन समांतर माध्य निकालना है। तो सिंपली इसमें देखो क्या है, y स्क्वायर बराबर 8x दे रखा है, तो ये किस तरह से y स्क्वायर बराबर 4x की रूप का हमारे पास पैराबोला है। ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम x को मान, यहाँ पर a का मान क्या होगा, यहाँ पर 4x का मतलब 4a का मान, यहाँ 8x का मतलब a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और परवलय y स्क्वायर बराबर 4x का जो अगर हम पैरामीट्रिक इक्वेशन लेते हैं तो वो क्या होता है, x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280। यही होता है, क्योंकि जब आप x बराबर 80 स्क्वायर रखते हो तो अपने आप y बराबर 280 आ जाएगा। पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होती है इस परवलय y स्क्वायर 4x की वो ये होती है। अब चूंकि a का मान यहाँ से 2 है तो इस y स्क्वायर बराबर 8x की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बराबर 2t स्क्वायर और y बराबर 4t। इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, इस पर अभिलंब फाइंड आउट करना है। तो अभिलंब के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा dy बाई dx। तो यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dt ओवर ऑफ dx बाई dt। क्लियर। तो dy बाई dt मतलब आपको पहले 4t का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो 4 आ जाएगा। फिर आप 2t स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 4t। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1/t। इसका मतलब dy बाई dx क्या आ गया, 1/t। ये तो किसकी स्लोप होगी, इस परवलय के किसी भी बिंदु 2t स्क्वायर 4t पर टेंजेंट की स्लोप होगी dy बाई dx। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, माइनस का dx बाई dy। तो वो कितनी हो जाएगी, माइनस का t। समझ में। अगर dy बाई dx का मान 1/t तो dx बाई dy का मान क्या हो जाएगा t, और माइनस का dx बाई dt क्या हो जाएगा, माइनस का t। तो ये हमारे पास किसकी स्लोप हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी। अब क्या करो, ये नॉर्मल की स्लोप दे रखी है और आपको क्या दे रखा है, बिंदु 2 8 से परवलय पर अपना अभिलंब की जाए। तो अगर आपको नॉर्मल की स्लोप दे रखी है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उस पर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मल भी एक लाइन होगा तो उसमें लाइन की इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से तो कोई कितना हो जाएगा, y माइनस y1 का मान अपने पास कितना होगा, तो y1 जो है जो परवलय पर स्थित एक पॉइंट होगा, तो परवलय पर स्थित कोई भी पॉइंट की स्लोप तो होगा 80 स्क्वायर 280। तो यहाँ से 280 आ जाएगा y का मान, y1 का मान मान लो 280 बराबर m का मान कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का t, तो ये माइनस का t इंटू एक्स माइनस x1 कितना हो जाएगा यहाँ से 80 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा y माइनस 280 बराबर माइनस का tx प्लस का 80 समझ में आ गया। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि ये नॉर्मल जो है वो इस बिंदु 2 8 से पास होता है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 280 बराबर माइनस का t इंटू एक्स का मान कितना है 2, तो इंटू 2 प्लस 80 क्यूब। अब चूंकि इस परवलय y स्क्वायर बराबर 8x के लिए a का मान क्या है 2, तो वो भी रख दो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4t बराबर माइनस का 2t प्लस 2t क्यूब। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक, इस इक्वेशन को देखो आप, ये इक्वेशन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2t क्यूब। ये माइनस का 40 उधर जाएगा तो प्लस का 40, तो यहाँ से बचेगा प्लस का 2t, और ये प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा t क्यूब प्लस का t माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ये हो। अब हमें क्या निकालना है, जो इस नॉर्मल्स के जो 2 8 से हमने नॉर्मल पास किया है उस नॉर्मल के जो परवलय y स्क्वायर बराबर 8x पर जो कटान बिंदु होंगे उनके y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना। तो y कोऑर्डिनेट्स उन कटान बिंदु के किस फॉर्म के होंगे, 280 फॉर्म के होंगे। तो y कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो 280 फॉर्म के होंगे। यहाँ से t की कितनी वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी, क्योंकि ये t में क्या है क्यूबिक इक्वेशन है, और चूंकि t में एक क्यूबिक इक्वेशन है इसलिए इसकी में मैक्सिमम वैल्यू t की कितनी आ सकती है 3। तो लेट्स से t1 t2 और t3, और वो 3 वैल्यू अलग अलग नॉर्मल के संगत होगी, क्योंकि बिंदु 2 8 से हम कितने नॉर्मल कह सकते हैं 3।
तो एक नॉर्मल के लिए हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी टी की वो T1 आ जाएगी, दूसरे वाले के लिए पैरामीटर T2 आ जाएगा, थर्ड वाले के लिए पैरामीटर T3 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले का जो y कोऑर्डिनेट होगा, यानी जो पैरेलल को जहाँ पर कट करेगा, वो कोऑर्डिनेट किस फॉर्म का होगा 280। तो जो T1 पैरामीटर वाला है उसके लिए y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 281। जो T2 पैरामीटर वाला है उसके लिए y कोऑर्डिनेट 282, और जो T3 पैरामीटर वाला है उसके लिए y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 283 आ जाएगा। अब ए का मान हमें यहाँ दे रखा है कितना 2, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4T1, ये हो जाएगा 4T2 और ये हो जाएगा 4T3। हमें क्या करना है y निर्देशांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो किन्हीं भी तीन संख्याओं का मान अगर हमें दे रखा हो a, b और c, और अगर हमें इनका समांतर माध्य निकालना हो तो तरीका क्या है, अगर हमें इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो तरीका क्या है, इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा यानी an जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं को जोड़ दो बटा इनका नंबर कितना है 3, तो 3 से भाग दीजिए, यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 होगा। तो यहाँ पर ये इन तीन संख्याओं 41, 42 और 43 का हमें समांतर माध्य निकालना है। तो इनका समांतर माध्य क्या हो जाएगा 41, 42 और 43 का, तो इनका समांतर माध्य हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 4T1 प्लस 4T2 प्लस 4T3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 4/3 T1 प्लस T2 प्लस T3। अब देखो क्योंकि ये T1, T2, T3 किसके सॉल्यूशन है इसके, और ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो जब कोई क्यूबिक इक्वेशन हमें इस फॉर्म की दे रखी हो, मान लो क्या ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, और मान लो इसके रूट्स आ रहे हैं अल्फा, बीटा और गामा, तीन रूट्स पॉसिबल है मैक्सिमम। तो इन तीनों रूट्स का सम क्या होगा, इन तीनों रूट्स का सम होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/, जहाँ पर b क्या है x² का गुणांक है और a क्या है x³ का गुणांक। तो यहाँ पर अगर हमें T1 प्लस T2 प्लस T3 करना है तो क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 यानी इन तीनों अल्फा, बीटा और गामा का सम, तो वो यहाँ से क्या होगा -b/, जहाँ b क्या है x² का गुणा और a क्या है x³ का गुणा, तो यहाँ पर ये -b/a होगा, जहाँ पर b क्या होगा t² का गुणा। अब यहाँ देखो t² का गुणा क्या है, कुछ भी नहीं, t² यहाँ पर है ही नहीं, इसका मतलब t² का गुणा क्या है 0/a, और a क्या है x³, तो यहाँ पर क्या हो गया t³, तो t³ गुणा क्या है 1 है, तो ये मान क्या आ गया 0। इसका मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 का मान क्या आ गया 0, ये वाला मान यहाँ पर क्या कर दो, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 0, यानी ये आ गया 0। अर्थात बिंदु 2, 8 से परवलय y² x पर खींचे गए जो तीन अभिलंब है उनके जो फुट हैं उनके y कोऑर्डिनेट्स का समांतर माध्य क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्किल दे रखा है x² प्लस y² 4 और उसके अंतर्गत एक पॉइंट है, वो हमने यादृच्छिक रूप से चुना है, अपनी इच्छा से चुना है। तो आपको ये बताना है कि उस बिंदु के किसी भी त्रिज्या के मध्य में स्थित होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी ये प्रायिकता क्या होगी कि वो बिंदु त्रिज्या के मध्य में स्थित हो, चाहे वो त्रिज्या सर्किल की कोई सी भी हो सकती है। तो हमारे पास ये सर्किल क्या है x² प्लस y² 4। अगर हम इसे देखें तो ये मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसका सेंटर क्या है 0, 0 और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 2। तो ये हमारे पास ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर O क्या होगा 0, 0 और जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2, तो यूनिट हो गई। अब क्या कह रखा है कि इसके अंतर्गत हमने एक बिंदु यादृच्छिक रूप से चुना और वो बिंदु इस त्रिज्या के मध्य में स्थित हो, बिल्कुल बीचों बीच में स्थित हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, इसके पूरे एरिया के अंदर, इस सर्किल के अगर मैं पूरे एरिया को लेकर बात करूँ तो इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, ठीक है। इस सर्किल के पूरे एरिया में बहुत सारे बिंदु, सारे एरिया में बिंदु ही बिंदु है, ठीक है। अब हमें निकालना कौन से बिंदु है, वो बिंदु जो त्रिज्या के ठीक मध्य में स्थित हो। तो हमने क्या किया, इसकी त्रिज्या कितनी है 2 है, तो त्रिज्या का मध्यमान क्या होगा, त्रिज्या के मध्य में स्थित हो तो इसका मतलब यहाँ से ये मान लो ये डिस्टेंस है, ये त्रिज्या की आधी मतलब ये डिस्टेंस 1 है, तो वो बिंदु यहाँ हो सकता है, तो वो बिंदु 1 डिस्टेंस पीछे यहाँ पर भी तो हो सकता है, तो वो बिंदु यहाँ हो सकता है। साथ ही साथ वो 1 डिस्टेंस इधर हो सकता है, 1 डिस्टेंस इधर हो सकता है। इसका मतलब हम क्या बनाएंगे, त्रिज्या 1 का एक छोटा सर्किल और बना देते हैं, ठीक। इस त्रिज्या 1 के जो छोटा सर्किल दिख रहा है, क्योंकि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 2 है और उसका आधा क्या हो गया 1 हो गया, तो ये त्रिज्या 1 का सर्किल हो गया। इस त्रिज्या 1 के सर्किल पर पेरीमीटर जो इसकी परिधि है उस पर जितने भी बिंदु होंगे वो बिंदु हमेशा त्रिज्या के मध्य में स्थित होंगे, बड़े वाले त्रिभुज, बड़े वाले वृत्त की। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है 2, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या रहेगी 2 रहेगी, चाहे यहाँ पर रहो तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी 2 है। और जो छोटे वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है 1, तो ये 1 है, ये 1 है। इसका मतलब
ये इस बड़े वाले जो वर्त है उसकी जो त्रिज्या है उसके मध्य में स्थित पॉइंट है, ये पॉइंट भी इस बड़े वाले वर्त के मध्य में स्थित है। तो इस पेरीमीटर पर, छोटे वाले सर्किल के पेरीमीटर पर जितने भी पॉइंट होंगे वो इस त्रिज्या के क्या होंगे, मध्य में, बड़े वाले वर्त की त्रिज्या के मध्य में स्थित होंगे। इसका मतलब फेवरेबल केस कितने होंगे, हमारी जो इवेंट है उसके फेवरेबल केस कितने हैं, यानी उसके पक्ष में कितने केस हैं। तो पक्ष में जितने भी केस होंगे वो इस पेरीमीटर से दिए जाएंगे, इस पेरीमीटर का मान जितना होगा उतने ही होंगे। तो इसको हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये पेरीमीटर के प्रोपोर्शनल होंगे, यानी जो फेवरेबल केस होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे पेरीमीटर के, 2 पाई आर। ठीक है, जहाँ आर क्या, छोटे वाले वर्त की त्रिज्या। छोटे वाले वर्त की त्रिज्या हमने कितनी मानी है, 1, यानी ये जो है प्रोपोर्शनल होंगे 2 पाई इंटू 1, यानी कि 2 पाई। यानी जो फेवरेबल केस होंगे वो प्रोपोर्शनल हो गए 2 पाई के, यानी बराबर हो गए एक तरह से 2 पाई के प्रोपोर्शनल हो गए। और अब है टोटल केस। टोटल केस कितने होंगे, तो टोटल केस हमने क्या बताया कि जितने भी बिंदु होंगे सर्किल के अंदर होंगे। भाई इस सर्किल जो बड़ा वाला वर्क है उसके सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वही सारे पॉसिबल केस हैं। और हमें क्या लेना है, फेवरेबल केस। तो फेवरेबल केस हमें मतलब वही लेना है जो इस त्रिज्या के, बड़े वाले वर्क की त्रिज्या के मध्य में स्थित पॉइंट हो, तो वो इस छोटे वाले जो सर्किल है उसकी पेरीमीटर होगी। तो हमारे पास जो टोटल केस हो जाएंगे वो बड़े वाले वर्क की क्षेत्रफल के बराबर हो जाएंगे, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे एरिया ऑफ बिगर सर्किल। ठीक है, तो यहाँ से जो टोटल केस होंगे, टोटल केस हमारे पास जो होंगे वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे किसके, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल आर क्या, बड़े वाले वर्ग की त्रिज्या, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 पाई। टोटल केस हो गए 4 पाई और जो फेवरेबल केस है वो हो गए 2 पाई। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 पाई और यहाँ से ये हो जाएगा 4 पाई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2/4। अगर इसको आगे सोल्व किया जाए तो 1/4। हमारी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/2 या 2/4। तो 6 से कम क्रम का प्रत्येक परिमित समूह होता है, ये हमें बताना है कि वो 6 से कम ऑर्डर का प्रत्येक ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप कैसा होगा। तो देखो 6 से कम मतलब ऑर्डर क्या हो सकता है उसका, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो एक चीज कि प्राइम ऑर्डर का जो भी ग्रुप होता है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, साइक्लिक। क्योंकि जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, प्राइम। दूसरी चीज K4, दैट इज क्लाइन 4। क्लाइन 4 ग्रुप एक स्पेशल टाइप का ग्रुप होता है। क्या, क्लाइन 4 ग्रुप को हम K4 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है EABC। ठीक है, ये ग्रुप जो है इसमें 4 एलिमेंट होते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, क्लाइन 4 ग्रुप का 4 होता है। और ये एक अबेलियन ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप, यानी ये कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। इस ग्रुप के अंदर कोई भी 2 एलिमेंट लो, ए और बी, तो उनका जो ऑपरेशन, डॉट ऑपरेशन के लिए ये ग्रुप होता है, तो ए डॉट बी का मान बी डॉट ए के बराबर आएगा। ये कम्यूटेटिव होता है, ए को पी के साथ पहले ऑपरेट कर लो चाहे बी को पहले ऑपरेट कर लो, हमेशा वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। समझ में, तो ये अबेलियन ग्रुप होता है। और हर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है। वन ऑर्डर का सिर्फ एक ही ग्रुप होता है, वो ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, आइडेंटिटी हो, और ये ग्रुप भी हमेशा क्या होता है, अबेलियन। ठीक है, अब एक चीज नोट कीजिए, जो भी साइक्लिक ग्रुप होता है, हर साइक्लिक ग्रुप, एवरी साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एवरी साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है। अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो अबेलियन अपने आप हो जाएगा, ये निश्चित रूप से ये थ्योरम है। तो अब देखो ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 6 से कम है, तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है। अगर हम माने ग्रुप का ऑर्डर 1 है, तो 1 ऑर्डर का ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप क्या होगा, अबेलियन। तो एक ही ग्रुप बनता है 1 ऑर्डर का, आइडेंटिटी को कंटेन करने वाला ग्रुप। अगर मान लो उसका ऑर्डर 2 आया, क्या है 2, तो 2 क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है, और हर साइक्लिक ग्रुप कैसा होता है, अबेलियन। तो ये भी अबेलियन ग्रुप होगी। अगर उसका ऑर्डर 3 आया, तो 3 भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का प्रत्येक ग्रुप कैसा होता है, साइक्लिक, और साइक्लिक है तो अबेलियन हो जाएगा। समझ में, अगर उसका ऑर्डर 4 हुआ तो वो K4 ग्रुप के साथ में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा।
या K4 ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और चूंकि दो आइसोमॉर्फिक ग्रुप है तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, उनके कैरेक्टर सेम होते हैं। K4 ग्रुप अबेलियन होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास अबेलियन। इसका मतलब अगर वो 4 ऑर्डर का ग्रुप है तो भी अबेलियन। अगर वो 5 हुआ उसका ऑर्डर तो 5 हमारे पास वापस क्या आ गई, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का प्रत्येक ग्रुप कैसा, साइक्लिक। साइक्लिक ग्रुप हमेशा क्या होता है, अबेलियन। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो 6 से कम ऑर्डर का प्रत्येक ग्रुप है वो हर बार क्या आ रहा है, अबेलियन आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अबेलियन। 6 से कम ऑर्डर का प्रत्येक ग्रुप क्या हो जाएगा, अबेलियन। तो प्रत्येक अनंत चक्रीय समूह के कितने जनक होते हैं, ये प्रश्न आ रहा था आपके फर्स्ट ईयर में। तो हमें पता है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, अनंत चक्रीय समूह। हम जानते हैं कि जो हमारे पास में पूर्णांकों का समुच्चय है दैट इज जेड, वो प्लस ऑपरेशन के लिए हमेशा क्या बनता है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बनता है। ठीक है, मतलब इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं और एक साइक्लिक ग्रुप होता है। और इसके जनरेटर कौन होते हैं, इसके जो जनरेटर या जो जनक होते हैं वो होते हैं हमारे पास +1 और -1। इन दो से आप जनरेट कर सकते हो, इसके अलावा किसी तीसरे एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल +1 और -1 से आप पूरे के पूरे Z प्लस को जनरेट कर सकते हो। अब कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो हमेशा इस पूर्णांकों के जो समुच्चय का ग्रुप है Z प्लस, इसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा। मान लो कि G हमारे पास एक अनदर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो G है वो ऑपरेशन स्टार के साथ, अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके साथ, Z प्लस के साथ। तो इसकी सारी प्रॉपर्टी वही होगी जो कि प्रॉपर्टी किसकी है, Z प्लस की। अब Z प्लस के हमारे पास कितने जनरेटर हैं, ओनली 2। तो इस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के भी हमारे पास कितने जनरेटर होंगे, ओनली 2 जनरेटर ही पॉसिबल होंगे। तो इसलिए प्रत्येक अनंत चक्रीय समूह के कितने जनरेटर होते हैं, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा m प्लस 2 m प्लस 1 बीटा m प्लस 1/2 m प्लस 1/2 बराबर क्या होगा। ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में आया था। तो इसको हमें इन टर्म्स ऑफ बीटा mm निकालना है। तरीका क्या होगा, सिंपली हम जानते हैं कि जो बीटा mn होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, बीटा m प्लस 1/2 m प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा m प्लस 1/2 अपॉन गामा 2m प्लस 1। 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया और m और m 2m आ गया। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या हो गया, गामा m प्लस 1/2 का स्क्वायर अपॉन गामा 2m प्लस 1। इतना क्लियर। अब देखो हम एक चीज़ और जानते हैं, क्या, लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला पढ़ा है, याद है, हमने पढ़ा था लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला, हमने उसको प्रूव भी किया था। क्या है ये, कि गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 बराबर √पाई अपॉन 2 टू द पावर 2m माइनस 1 गामा 2m, जहाँ m बिलोंग्स टू क्या होता है, z। तो यहाँ पर देखो गामा m प्लस 1/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें गामा m प्लस 1/2 की वैल्यू देखनी है इन टर्म्स ऑफ m एंड 2m। तो गामा m प्लस 1/2 यहाँ से कितना हो जाएगा, √2 अपॉन √पाई अपॉन 2 टू द पावर 2m माइनस 1 गामा 2m अपॉन गामा m हो जाएगा। ये वैल्यू गामा m प्लस 1/2 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, √पाई अपॉन 2 टू द पावर 2m माइनस 1 गामा 2m अपॉन गामा m का स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, पाई इंटू गामा 2m इंटू गामा 2m अपॉन, यहाँ पर हमारे पास 2 टू द पावर 2m माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 2m माइनस 1। और यहाँ गामा m का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये गामा m इंटू गामा m आ जाएगा। क्लियर। नीचे क्या है, यहाँ पर गामा, यहाँ नीचे है गामा 2m प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास गामा 2m प्लस 1। अब ध्यान से देखो, गामा m इंटू गामा m और गामा 2m, तो हम जानते हैं कि बीटा mm क्या होता है। अगर हम बीटा mm निकालना चाहते हैं क्या होगा, गामा m इंटू गामा m अपॉन गामा 2m होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से जो गामा m इंटू गामा m अपॉन गामा 2m, उसके लिए क्या करूँगा, बीटा m। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई अपॉन 2 टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 2m माइनस 1, और ये हो जाएगा मेरे पास में बीटा m m। इतना क्लियर हुआ।
अब गामा 2m प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2m गामा 2m, तो ये हो गया 2m गामा 2m। तो ऊपर क्या बच गया मेरे पास, ये गामा 2m तो इस फॉर्मूले में यूज हो गया, बचा ये भी गामा 2m, तो ये बच गया। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से देखो गामा 2m से गामा 2m कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ओनली पाई बचेगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा 2 टू द पावर 2m माइनस 1, और यहाँ पर क्या है 2 टू द पावर 2m माइनस 1, तो ये हो गया 2 टू द पावर 2m इंटू 2 टू द पावर माइनस 1, और ये क्या है 2m, तो इसका मतलब ये हो गया 2m। यहाँ से देखो ध्यान से क्या बचेगा, 2 टू द पावर माइनस 1 इंटू 2, 2 टू द पावर माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, ये 1/2, तो 1/2 इंटू 2 यानी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली पाई अपॉन m इंटू 2 टू द पावर 2m, और 2m क्या हो गया 4m माइनस 1, तो यही हमारे बच गया। और साथ ही साथ हमारे पास क्या बचा हुआ है, बीटा एम, तो ये बीटा एम भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, 1/बीटा एम, तो यहाँ से हमारे पास ये बच जाएगा बीटा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन एम इंटू 2 टू द पावर 4m माइनस 1 बीटा एम, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु चक्र साइक्लोइड s बराबर 4a sin साइन, ये इक्वेशन है साइक्लोइड की, s बराबर 4a sin साइन। तो साइक्लोइड क्या होता है, चक्र क्या होता है, तो जैसे जैसे साइकिल का पहिया घूमता है तो जो हमारे पास ये आकृति बनती है इस टाइप से, जो साइकिल का पहिया घूमता है तो इस टाइप की आकृति बनती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोइड, चक्र, चक्र के घूमने से जनित आकृति साइक्लोइड होता है। तो आपको साइक्लोइड की इक्वेशन क्या दे रखी है, 4a sin है, और उसमें वो समान चाल v से चलता है, यानी वो एक बिंदु है, वो चक्र s बराबर 4a sin साइन में समान चाल से चल रहा है, उसकी चाल क्या है, यूनिफॉर्म है, और वो कितनी है, v के बराबर है। तो आपको किसी भी बिंदु पर उसका एक्सीलरेशन क्या होगा ये बताना है। तो देखो क्या होगा, यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे, क्योंकि ये मैं इक्वेशन दे रखी है s बराबर 4a sin साइन, तो हम निकालेंगे यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब भी वो घूमेगा तो किसी भी छोटे से मुड़ाव पर वो घूमेगा, सब साइक्लोइड का एक छोटा सा कोने पर वो मुड़ाव लेगा, तो यहाँ पर वो उसका जो पथ होगा लगभग कैसा होगा, सर्कुलर। तो हमें पहले देखनी पड़ती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आ जाएगी, वो होती है रो, और उसका फॉर्मूला अगर हमारे पास एस और साइन की जो इक्वेशन है इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। ये इक्वेशन किस फॉर्म की इक्वेशन है, इंट्रिंसिक इक्वेशन या नेज समीकरण। ऐसी समीकरण जो एस और साइन में है किसी भी कर्व के लिए, तो वो इंट्रिंसिक इक्वेशन है। इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर रो का फॉर्मूला होता है ds अपॉन डी साइन, तो यहाँ से ये हो जाएगा डी बाई डी साइन, रो का मान क्या हो जाएगा डी बाई डी साइन, और हमारे पास एस का मान है 4a sin साइन, तो यहाँ से ये तो कांस्टेंट है, तो इसलिए रो का मान क्या आ गया हमारे पास 4a sin साइन का हो गया कोसाइन, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो जब भी छोटे से पथ पर घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी हमारे को दे रखी है कि v है, और वो v क्या है, समान है, वो चाल चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट। और जब ये छोटे से पाथ पर घूम रहा होगा, चक्र के एक छोटे से पाथ में जो कि सर्कुलर होगा, तो इस पर कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और कोई दूसरा एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, क्योंकि उसकी चाल क्या कांस्टेंट है, तो कोई भी रेडियल एक्सेलरेशन, उसका जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कुछ होगा ही नहीं। तो जो भी होगा वो केवल क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्री त्वरण होगा। और अभिकेंद्री त्वरण का सूत्र हम जानते हैं, अभिकेंद्री त्वरण क्या होता है, किसी भी सर्कुलर पथ पर जो अभिकेंद्री त्वरण होता है उसको हम AC यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से व्यक्त करते हैं, AC से व्यक्त करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है v²/r, जहाँ r क्या है, उस सर्कुलर पथ की रेडियस है। तो यहाँ पर हमारा r क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाएगा। जो भी एक छोटा सा कर्वेचर का कर्व का पार्ट है उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही हमारे पास जो हमारा एज्यूम सर्किल है उसकी रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ से ये हमारा मान हो जाएगा v²/रो के बराबर, r का मान हमारे पास यहाँ से हो जाएगा। तो जो हमारे पास एक्सीलरेशन होगा किसी भी बिंदु पर उस पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन होगा AC, उसका मान क्या हो जाएगा v²/r, r का मान हो गया रो, v²/रो, रो का मान क्या 4a कोसाइन, तो ये मान आ गया हमारे पास v²/4a कोसाइन, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह के और वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, आपके समझ और भी क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व किया जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।